हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 3 नवंबर 2022। 3 नवंबर 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आर्टिकल्स द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, इन सभी को डिस्कस करेंगे आज के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड ओनली 207 days are left for UPSC prelims 2023। तो दिस इज अ बिग 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 अलर्ट कि भाई अगर अभी तक भी आप सीरियस नहीं ले रहे हो इसको तो प्लीज सीरियसली लेना स्टार्ट करो, क्योंकि कम ही दिन है। Today's pinch of positivity says to be happy, learn to let go। तो कुछ चीजों को लेट गो करना सीखो, ठीक है। कोई आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, उसको लेट गो करना स्टार्ट करो। अगर हर चीज आप दिल पे लोगे तो अपने ड्रीम के लिए काम कब करोगे। तो जस्ट लेट गो। जो चीज आपको अपने ड्रीम से दूर ले जा रही है ना, उसको बस लेट गो करो। हर चीज को यहाँ पे अपने आप को इन्फ्लुएंस करने या अफेक्ट करने मत दो, ओके, बिकॉज दैट वुड बी द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन अदरवाइज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल हमारा है द हिंदू से। ये आर्टिकल है डीआरडीओ टेस्ट फेज 2 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। तो ये बीएमडी बीएमडी बड़ा न्यूज में चल रहा है। बीएमडी का मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। तो आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स तो कई सारी सुनी होंगी, ठीक है। हमारी 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स मैं बताऊंगी उसके बारे में आगे। अग्नि, ठीक है, आकाश, पृथ्वी, ये सब क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं? बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कि ग्रेविटी के इफेक्ट में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम करती हैं। जैसे कि आप कोई बॉल, जैसे मान लो ये एक फ्लोर है और यहाँ आप खड़े हो, आप यहाँ से कोई बॉल थ्रो करते हो तो बॉल कैसे ये इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करके, पैराबोलिक पाथ कवर करके जाती है। वैसा ही बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इसको कहीं से गाइडेंस नहीं दिया जाता, ये बस इसको एक बार यहाँ से थ्रस्ट देके छोड़ा जाता है। ये इस तरह से पैराबोलिक मोशन कंप्लीट करके जहां पे भी गिरना है वहां गिरती है, ठीक है। इट इज नॉट गाइडेड। ऑलराइट, तो ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। कौन डेवलप कर रहा है? डीआरडीओ डेवलप कर रहा है और इसका अभी फ्लाइट टेस्टिंग चल रही है। बीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल है ये, ठीक है। इंटरसेप्टर यानी कि रोकने वाली मिसाइल है, ओके। तो याद रखना, यहाँ पे दो तरह की मिसाइल्स की बात करेंगे। यहाँ पे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए अलग अलग इंटरसेप्टर्स यूज होते हैं। जीएस पेपर 3 के आप यहाँ आईटी स्पेस वाले सेक्टर से इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, साइंस एंड टेक वाले से। और एक और है जीएस पेपर 3 में जो डिफेंस सिक्योरिटी वाला पोर्शन है ना, इससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ओके। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो बीएमडी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ओके। अब देखो ये क्या है। इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है ये टू टायर्ड सिस्टम है। टू टायर्ड यानी कि दो लेवल पे काम करता है। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस, ठीक है, और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस यानी कि पैड जो है वो हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हायर एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्ट करनी है, उनको डिफेंड करना है, उनको रोकना है, उसके लिए आप पैड यूज करोगे। और एएडी यानी कि एडवांस एयर डिफेंस क्या है? लोअर एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ओके। तो पैड मिसाइल जो ऐसे एल्टीट्यूड्स पे बैलिस्टिक मिसाइल होंगी 50 से 80 किलोमीटर पे, उनको रोकेगा। और एड मिसाइल्स यानी कि एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है ये उनको डिस्ट्रॉय करेगा, उन मिसाइल्स को जो 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। फर्स्ट फेज जो है वो ऐसे है कि यहाँ पे शील्ड डेवलप की जाएगी 2000 किलोमीटर मिसाइल्स तक की, ठीक है, 2000 किलोमीटर तक की रेंज तक की। दूसरी चीज, सेकेंड यहाँ पे जो किया जाएगा, यहाँ लॉन्ग रेंज रडार्स डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। रडार जैसे कि पता चल सके कि सामने से कोई मिसाइल आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल्स वगैरह को भी कैटर करने के लिए, यहाँ पे जो ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको भी कैटर करने के लिए इंटरसेप्टर बनाया जा रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो बेसिकली होगा ये कि जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के सामने कोई दुश्मन देश है, इन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल वहां से उड़ाई। अब वहां से उड़ाई, यहाँ पे लॉन्च करी बीच में, या फिर जब लैंड करने वाली यहाँ पे, इन तीनों फेजेस के दौरान
हमारे इंटरसेप्टर को पता लग जाएगा कि भाई मिसाइल आने वाली है तो इसको रोको, तो यहाँ ऐसे बीच में ये इंटरसेप्टर लग जाएंगे। ओके, डिफेंड करेंगे हमें इस बैलिस्टिक मिसाइल से। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो है इसका एम ये रहेगा कि हमारा एक मिसाइल शील्ड बने, आने वाली जितनी भी न्यूक्लियर मिसाइल हैं या मिसाइल्स हैं, जो भी नॉर्मल मिसाइल भी हैं, उनके अगेंस्ट हमें शील्ड दे, हमें डिफेंड करे। जो भी हॉस्टाइल मिशन लगते हैं उनको बूस्ट के टाइम पे, मिड कोर्स पे या टर्मिनल फेज के दौरान ही रोक दे, इंटरसेप्ट कर दे। इसमें क्या क्या होगा, इसमें देखो एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, ट्रैकिंग रडार्स होंगी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल के लिए यहाँ पे प्रॉपर पोस्टिंग होगी, लैंड और सी बेस्ड बैटरीज होंगे इंटरसेप्टर मिसाइल्स में। इसके साथ कुछ ही कंट्रीज हैं जहाँ पे ये इंटरसेप्टर मिसाइल जो है चलती है, यूएस है, रशिया है, चाइना, इसराइल, ये 4 ही देश हैं जिनके पास ये इंटरसेप्टर मिसाइल टेक्नोलॉजी है। लेकिन अभी तक जितने भी बीएमडी बने यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बने हैं, कोई भी 100% फुल प्रूफ नहीं है। इंडिया की स्टोरी बात करें, इंडिया में जो बीएमडी सिस्टम है उसकी बात करें, तो शुरुआत इसकी बनने की हो गई थी 1990s में। पहली बार 2006 में टेस्ट किया गया था। उसके बाद हम इसको कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहे हैं, फेज 1 फेज 2 पे हम टेस्ट कर रहे हैं। और अभी लॉन्ग डिले के बाद अब ये ऑपरेशनल होने जा रही है। ओके, तो अभी ऑपरेशनल हुई है, कई सारी टेस्टिंग इसकी अभी भी चल रही है। नाउ बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रही थी मैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है हमारे देश में लेकर आए थे कौन, हमारे सबसे लोकप्रिय एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम एक पूरा यहाँ पे एक प्रोग्राम लेकर आए थे जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 5 मिसाइल सिस्टम उन्होंने डेवलप करे, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि। पृथ्वी जो है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश जो है ये मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस, सॉरी सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पे चलती है। त्रिशूल जो है ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। एंड अग्नि जो है ये इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दिस स्लाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, इंडिया यूके एफटीए विल टाइटन स्क्रूज ऑन जेनेरिक ड्रग्स। ये किसने कहा है, एमएसएफ। एमएसएफ का मतलब क्या है, एमएसएफ जो है इसको आप फ्रेंच लैंग्वेज में देखोगे तो मेडिसिन सैंस फ्रंटायर्स, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझोगे इसको तो इनका मतलब है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ये कहा है कि इंडिया और यूके जो एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, उससे जेनेरिक ड्रग्स को काफी नुकसान होने वाला है। जेनेरिक ड्रग्स की जो ग्लोबल सप्लाई है उसको बहुत नुकसान होने वाला है। क्या किससे रिलेटेड है, देखो भाई हिंदू का आर्टिकल है। ओके, द हिंदू का आर्टिकल है और इसको आप 2-3 जगह से कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट करोगे क्योंकि एफटीए की बात हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई है। जीएस पेपर 3 से कनेक्ट होगा जब जेनेरिक ड्रग्स की बात करते हैं। ओके, अच्छा इसी में जीएस पेपर 3 से हमारा पेटेंट वाला टॉपिक भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला टॉपिक है वो भी कनेक्ट होगा। ओके, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे समझना कि हो क्या रहा है। हो कुछ यूं रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया के पास महारत हासिल है जेनेरिक ड्रग्स बनाने में। और जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो जेनेरिक ड्रग्स का मतलब ये है कि आसान लैंग्वेज में समझाती हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं। ओके, जेनेरिक ड्रग्स क्या होती है, हम मान लो आपको बुखार हुआ, ठीक है, बुखार होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, क्रोसिन जाके ले आते हैं, क्रोसिन एक टैबलेट आती है उसको जाके ले आते हैं। अदरवाइज अदरवाइज क्या होता है, आप जाओगे कभी किसी मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे, वो बोलेंगे आपको कि क्रोसिन तो नहीं है, उसके जैसे दूसरे फॉर्मूले वाली मेडिसिन है, दे दें क्या, आप मना कर देते हो कि नहीं 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 चाहिए। तो आपसे ये कहा जाए कि नहीं भाई ये वाला तो सेम ब्रांड की तो नहीं है लेकिन फॉर्मूला अलग, फॉर्मूला सेम मिल जाएगा, तो आप उसको नहीं लेते हो जनरली। देखो आप समझो इस चीज को, यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही केसेस में जब आपको बुखार है तो आप जनरली पैरासिटामोल लेते हो। पैरासिटामोल क्या है, बेसिकली इट इज अ फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे दवाई बनती है, क्रोसिन हो या कोई और हो। तो ये जो पैरासिटामोल है ये पैरासिटामोल फॉर्मूला है। अब इसी पैरासिटामोल की कोई दूसरे नाम की दवाई हो जाएगी और इसी पैरासिटामोल की दूसरे नाम की दवाई होगी, ठीक है दोनों पैरासिटामोल ही, लेकिन इस पे ब्रांडिंग लग गई है क्रोसिन की, इस पे ब्रांडिंग नहीं लगी है। तो ये वाली जो है ये ब्रांडेड ड्रग हो गया। ओके, ब्रांडेड ड्रग हो गया। और दूसरा जो है ये हो गई जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक, ठीक है, जिसके ऊपर इस तरह की कोई बड़ी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं है, दिस इज जेनेरिक मेडिसिन। तो बेसिकली जेनेरिक मेडिसिन वो फार्मास्यूटिकल ड्रग है जिसमें सेम केमिकल सब्सटेंस, सेम केमिकल फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन इसको आप पेटेंट से प्रोटेक्टेड ये वाला जेनेरिक मेडिसिन नहीं होती, ठीक है। जैसे क्रोसिन जो है इसका पेटेंट होगा, क्रोसिन कंपनी के पास इसका पेटेंट होगा, लेकिन इस जेनेरिक मेडिसिन का कोई पेटेंट नहीं है। ओके, जेनेरिक ड्रग्स जो है इसको सेल के लिए अलाउ किया जाता है जब पेटेंट जो है ओरिजिनल ड्रग का वो एक्सपायर हो जाए। जैसे कि मान लो कोई एक ड्रग बना, ठीक है, XYZ,
HIV वगैरह के लिए ड्रग था। अब इनको 10 साल तक के लिए पेटेंट दिया गया। पेटेंट यानी कि इनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे ये ड्रग्स बनाने के। 10 साल हो गए, पेटेंट एक्सपायर हो गया। अब दूसरी कंपनी जो है इसको बिना इस कंपनी के नाम के, बिना इस ब्रांडिंग के बनाएंगी, इस प्रोडक्ट को सेल करेंगी, तो इसको हम जेनेरिक ड्रग बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्टिव केमिकल सब्सटेंस जो है वो सेम होता है, मेडिकल प्रोफाइल जो है वो लगभग इक्विवेलेंट होती है। तो जेनेरिक ड्रग में सेम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डलता है जैसा कि ओरिजिनल में डला है, सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि दिखने में अलग हो सकती है, कलर में, टेस्ट में, पैकेजिंग में अलग हो सकती है ये दवाइयाँ। ओके, तो ऐसे में क्या हो रहा था, अभी तक क्या होता है, जैसे देखो ये जो क्रोसिन हो गई या ये जो ब्रांडेड ड्रग्स हो गए, इन ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चलते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या बोलते हैं कि भाई जिस भी कंपनी ने ये ब्रांडेड ड्रग्स बनाए हैं, उन्होंने डिस्कवर किया फॉर्मूला, ठीक है, उन्होंने इतनी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी लगा के इसको निकाला है, तो कुछ तो फायदा इनको मिलना चाहिए। तो IPR राइट से बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए ये ही कंपनी सिर्फ इस ड्रग को बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। तो एक्सक्लूसिविटी इनको मिल गई। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, ये ब्रांडेड ड्रग्स के जो प्राइजेस हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मल आदमी इसको खरीद नहीं पाता। तो ऐसे में इंडिया जो है वो जेनेरिक ड्रग्स बनाता है, और ये जेनेरिक ड्रग्स क्या करता है, इंडिया खुद तो यूज़ करता ही है, अपने आसपास के देशों में, एशिया अफ्रीका के देशों में भी बेचता है, एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, जिसके कारण सभी कंट्रीज आज की डेट में मेडिसिन को एक्सेस कर पा रही हैं, अफोर्ड कर पा रही हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमारे देश में भी एक स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ठीक है, जन औषधि योजना आप देखते भी होंगे, आपके सिटी में कई सारे जन औषधि केंद्र होंगे, तो वो बेसिकली जेनेरिक ड्रग्स को ही प्रमोट करने के लिए है। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो ब्रांडेड ड्रग वर्सेस जेनेरिक ड्रग का डिफरेंस क्या है। ये ब्रांडेड ड्रग है, ये जेनेरिक ड्रग है। ओके, ये देखो यहाँ पे दिखने में आपको अलग सुंदर सुंदर दवाइयाँ दिख रही है, यहाँ पे सिंपल सा आपको एक टैबलेट दिख रही है। तो बेसिकली ब्रांडेड ड्रग जो होता है और जेनेरिक ड्रग है, दोनों में एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होता है, दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, कोई मेजर डिफरेंस दोनों में नहीं होता। जेनेरिक ड्रग्स जो होते हैं ये लोअर प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल होते हैं क्योंकि ब्रांडिंग वगैरह नहीं होती। और तीसरा डिफरेंस ये है कि जेनेरिक ड्रग जो है और ब्रांड नेम का जो ड्रग है, उसके कलर में, उसके अपीयरेंस में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ पेटेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर इंडिया और यूके, इन दोनों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो यूके का कहना है कि भाई इंडिया जो है अपने जेनेरिक ड्रग्स हमको सप्लाई नहीं करेगा। क्यों यूके ऐसा कह रहा है, क्योंकि यूके में ही कई सारी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ड्रग्स लेकर आती हैं, और इंडिया जो है उसका जेनेरिक ड्रग बना लेता है। तो इंडिया यूके के बीच में जो FTA होने वाला है, उसमें शर्त ये रखेगा यूके कि भाई इंडिया जो है अपने जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर रोक लगाए या इनको कम करे। तो बेसिकली यहाँ पे मुद्दा उठेगा पेटेंट का या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। पेटेंट क्या होता है, देखो पेटेंट एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऐसा है कि जो भी लीगल राइट का ओनर है वही ये सब चीजें बना पाएगा और कोई नहीं बना पाएगा। तो मेकिंग हो गई, यूजिंग हो गई, सेलिंग हो गई इस पर्टिकुलर ड्रग की फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, वही ओनर कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। ओके, तो पेटेंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये सेफगार्ड करता है किसी के इन्वेंशन को। ठीक है, ये प्रोडक्ट को, डिजाइन को, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है, ओरिजिनलिटी को प्रोटेक्ट करता है, प्रैक्टिकलिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो पेटेंट की बात करें तो ये ऐसे इन्वेंशन के लिए दिया जाता है जो नया प्रोडक्ट या नया प्रोसेस बना है। इसको इंडिया में रेगुलेट किया जाता है थ्रू पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 विच वॉज अमेंडेड इन 2006। मिनिस्ट्री इसकी है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में आता है, ये मिनिस्ट्री इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रेगुलेट करती है, और 20 साल के लिए, ठीक है, 10 नहीं 20 साल के लिए पीरियड इसका है पेटेंट का। ओके, मोस्टली। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, तो देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज द इनिशियल पॉइंट। जब भी दो कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने वाला होता है, तो फ्री ट्रेड एरिया जो होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहला होता है। ठीक है, इसमें ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर कस्टम यूनियन बनता है जिसमें जितने भी एक्सटर्नल ट्रेड पोजीशन है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। कॉमन मार्केट बनता है, फिर आता है इकोनॉमिक यूनियन, और फिर आता है पॉलिटिकल यूनियन। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से एक साइकिल होती है जो आप थोड़ा सा देख सकते हो। नाउ अगेन आते हैं आर्टिकल के ऊपर, और आर्टिकल ये कहता है जो MSF है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, काइंड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, NGO जैसा है, इनका मानना यह है कि अगर इंडिया और यूके के बीच में ये FTA साइन हुआ, तो इंडिया के ऊपर कई बार ये इश्यूज आएंगे कि भाई इंडिया तुम जेनरिक ड्रग्स मत
बनाओ या जेनरिक ड्रग्स जो है उसको प्रोड्यूस मत करो। तो ये बार बार इनको ऐसा कहा जाएगा, और इस चक्कर में जो इंडिया सप्लाई करता है जेनरिक ड्रग्स कई सारी कंट्रीज को, कई सारी लो इनकम कंट्रीज को, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, और इसके चक्कर में पब्लिक हेल्थ जो है काफ़ी सारी कंट्रीज में अफेक्ट हो सकती है। इससे आपको ये समझना चाहिए कि इंडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने में, इन स्पेशली इन द पुअर कंट्रीज। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। कैन कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द असेंबली? तो बेसिकली इशू ये है कि क्या वो लेजिस्लेटर्स, वो एमपीज और एमएलए, तो जो लेजिस्लेटर्स हैं जैसे कि एमपीज या एमएलए जो कन्विक्ट हो चुके हैं किसी भी क्राइम को लेकर, उनको क्या कैसे डिस्क्वालीफाई हम कर सकते हैं असेंबली से, इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? तो देखो अभी क्या हुआ है, आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलए रहे हैं रामपुर से, उनको 3 साल के लिए जेल डाल दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेमेटरी स्पीच दी थी 2019 में, और इसके कारण उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि कौन से ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं जिनको यहाँ पे कन्विक्शन के बाद डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है असेंबली से। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको सार बता देती हूँ। ठीक है, तो एक यहाँ पे समझना कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ये इस सब की बात करता है। इसमें एक सेक्शन 8 था, ठीक है, 8 क्लॉज 4 था, जो ये बोलता है कि भाई जो यहाँ पे जितने भी ऐसे लोग होंगे, एमपी या एमएलए होंगे, जिनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है, तो उनके जो डिसीजन है या उनके जो कन्विक्शन है उसके ऊपर कोर्ट जो है वो स्टे लगा सकती है, उनको डिस्क्वालीफाई ना होना पड़े इसके लिए। ठीक है, ये सब बात हो रही थी, लेकिन फिर बीच में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है 2013 का। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस है। ओके, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 का। ये केस ऐसा कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने 2013 में ये बोला इस केस के दौरान कि जो भी एमपी एमएलए एमएलसी अगर किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट होते हैं जिसमें उनको कम से कम 2 साल की सजा होती है जेल में, तो उसी समय वो अपनी मेंबरशिप खो देंगे हाउस की। ठीक है, चाहे फिर वो राज्यसभा के मेंबर हों, लोकसभा के हों, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हों, वो अपनी जो यहाँ पे सीट है, अपनी मेंबरशिप है इस हाउस की, वो खो देंगे तुरंत। ओके, तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है 2013 का, ये बोलता है कि आरपीए एक्ट का जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्लॉज ऐसा बोलता था कि अगर कोई लेजिस्लेटर को कन्विक्ट कर दिया गया, यानी कि दोषी पाया गया है, किसी लेजिस्लेटर एमपी एमएलए को किसी केस में दोषी पाया गया है, तो उनको 3 महीने का समय दिया जाता था कि वो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं और वहां से स्टे लगवा सकते हैं अपने इस दोषी पाए जाने वाले डिसीजन पे। ओके, तो इसके चक्कर में कई सारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स, जैसे 5,000 से ज्यादा इलेक्टेड ऑफिशियल्स यहाँ पे अफेक्ट हुए थे। बट देखो ये इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन करना अपने पॉलिटिक्स का। ठीक है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ये लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो हुआ क्या है, अभी जो है, अभी हमारा जो आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, सेक्शन 8 उसका ये कहता है कि भाई जो भी लोग यहाँ पे कन्विक्ट होते हैं ना किसी भी केस में, किसी भी केस में अगर वो कन्विक्ट होते हैं एमपी एमएलए, तो उनको 3 महीने का समय दिया जाए। इन 3 महीने में वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके, बड़ी कोर्ट में जाके अपील कर सके कि भाई हमें यहाँ पे कन्विक्शन नहीं होना चाहिए हमारा। ओके, तो ये अपील करने का उनको 3 महीने दिया जाता है, तब तक उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। तो ये जो है इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है लिली थॉमस केस में। ओके, अच्छा, इसमें आईपीसी ये भी कहता है कि अलग अलग केसेस में आपको अलग अलग तरीके से डिस्क्वालीफाई क्वालिफिकेशन हो सकता है। लाइक अगर आपका जो यहाँ पे आपके ऊपर फाइन चार्ज किया गया है कन्विक्शन में, तो आपका 6 साल के लिए यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। यहाँ पे जैसे अगर आप सेक्शन 153A, यानी कि अगर आपने कोई दो ग्रुप्स के बीच में एनमिटी पैदा की है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को अफेक्ट किया है सेक्शन 505 के अंतर्गत, ब्राइब ली है, इलेक्शन ऑफेंसेस किए हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कुछ सीरियस प्रोविजन हैं, जैसे कि अगर आप प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट को वायलेट करते हो, कस्टम एक्ट को, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को वायलेट करते हो, तो ऐसे में चाहे कितनी भी पनिशमेंट मिले, 2 साल हो कि 6 महीने हो कि 6 साल हो, कितने भी टाइम की पनिशमेंट हो, लेकिन आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके साथ जैसे सती हो गया, करप्शन हो गया, टेररिज्म हो गया, नेशनल फ्लैग का इंसल्ट हो गया, इन सभी में भी सेम क्लॉज लागू है। ठीक है, कि ये फर्क नहीं पड़ता कितने टाइम का पनिशमेंट मिला है, पनिशमेंट मिला है तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, और साथ में
अब देखो क्या लीगल प्रोटेक्शन है, तो सेक्शन ए जो 8 है क्लॉज 4 ये लीगल प्रोटेक्शन ही था, लेकिन लिली थॉमस केस में इसको हटा दिया गया है, बोल दिया गया है कि ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई लॉ मेकर्स को अलग से प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इस सेंटेंस को खत्म कर सकते हैं, कन्विक्शन को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, और कन्विक्शन को खत्म नहीं भी किया तो डिस्क्वालिफिकेशन रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर स्टे लगेगा वो भी बहुत रेयर केसेस में ही लग पाएगा। ओके, तो ये बात थी हमारी कन्विक्शन ऑफ लेजिस्लेटर्स के बारे में। नेक्स्ट इशू है मिसाइल्स फ्लाई ओवर कोरियन पेनिनसुला व्हाई टेम्परेचर्स हैव राइजन। तो देखो बेसिकली यहाँ पे ये जो पूरा आर्टिकल है ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग टॉपिक। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ये टॉपिक सही नहीं है। टॉपिक इसका है यहाँ पे जीएस पेपर 2 से कनेक्टेड है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्टेड ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिसाइल्स हैं वो एक के ऊपर एक दागे जा रहे हैं कोरियन पेनिनसुला की कंट्रीज। बेसिकली समझो जरा, ये देख रहे हो मैप। ठीक है, ये मैप में यहाँ आता है ये चाइना, और चाइना के पास में ये है येलो सी, उसके पास में है ये सी ऑफ जापान और ईस्ट सी। ठीक है, अब देखो जरा कि ये येलो सी और सी ऑफ जापान के बीच में ये वाला जो पूरा पेनिनसुला दिख रहा है ये कोरियन पेनिनसुला हम इसको कहते हैं। ठीक है, कोरियन पेनिनसुला, इसमें एक कंट्री है ये नॉर्थ कोरिया, दूसरी कंट्री है ये साउथ कोरिया। ये जो नॉर्थ कोरिया है ये बड़ी ही अपने मन मर्जी वाली कंट्री है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है अपने हिसाब से चलती, यहाँ के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनसे ज्यादा तानाशाह आपको इस दुनिया में अभी तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो काफी तानाशाही भरी इनकी टायरेनिकल पूरा सिस्टम है। यहाँ पे दूसरा है साउथ कोरिया जो प्रॉपर डेमोक्रेसी के हिसाब से चलता है, यूएस वगैरह का सपोर्ट इसको मिला हुआ है। तो नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी वगैरह ठप है क्योंकि किसी भी कंट्री से सही तरह से रिलेशनशिप निभाता है नहीं, और सबको धमकाने वगैरह का ही, चमकाने धमकाने का ही काम करता है। तो नॉर्थ कोरिया ने अभी क्या किया, नॉर्थ कोरिया को जब भी कुछ चाहिए होता है तो क्या करता है नॉर्थ कोरिया, यहाँ से एक मिसाइल उड़ाता है और ये जापान के ऊपर से उड़ा देगा, साउथ कोरिया के ऊपर से उड़ा देगा। बेसिकली उड़ाता इसलिए है कि चमकाना चाहता है बेसिकली जापान को या साउथ कोरिया को कि तुम अगर हमको ये चीज नहीं दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल दाग देंगे। ठीक है, अब जापान साउथ कोरिया छोटी छोटी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इनको डर लगता है कि इतनी मुश्किल से आगे बढ़े, इनकी एक मिसाइल के चक्कर में बर्बाद ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया इस चीज का फायदा उठाते हैं। अभी नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, नॉर्थ कोरिया ने अभी कुछ बहुत सारी मिसाइल्स साउथ कोरिया के पास में दाग दी, इस तरह से चारों ओर पे इसके साउथ कोरिया के आसपास मिसाइल्स दाग दी। ओके, तो मिसाइल्स जो है कोरियन पेनिनसुला पे उड़ती हुई दिखाई दी, 20 से ज्यादा मिसाइल्स इन्होंने दागी है, मतलब जो नॉर्थ कोरिया है उसने दागी है साउथ कोरिया के आसपास, सदर्न नेबर के आसपास। ठीक है, कुछ मिसाइल्स जो है इसके टेरिटोरियल वाटर्स में भी गिरी है। तो ये बड़ा टेंशन वाला माहौल हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस था, हो सकता था कि साउथ कोरिया के लैंड के ऊपर गिर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों किया ऐसा, साउथ कोरिया के ऊपर मिसाइल्स दागी नॉर्थ कोरिया ने, ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया का कहना है कि साउथ कोरिया जो है जबरदस्ती अपनी जो रिलेशनशिप है वो यूएस के साथ बहुत अच्छी कर रहा है, और यूएस जो है नॉर्थ कोरिया का एक तरह से आप दुश्मन मान सकते हो क्योंकि यूएस भी डेवलप्ड है, साउथ कोरिया भी डेवलप्ड है। ठीक है, तो यूएस और साउथ कोरिया बीच में कुछ मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म में यूएस ने कई सारी अपना मिसाइल सिस्टम, कई सारे जो अपने फ्रिगेट्स हैं, जेट्स हैं, F-35B इस जेट का नाम है, ये कई सारे जेट्स अपने साउथ कोरिया के पास अभी पार्क करे हुए हैं। साउथ कोरिया के भी कई सारे जेट्स यहाँ पे हैं। तो नॉर्थ कोरिया को सिक्योरिटी डिलेमा हो गई, सिक्योरिटी डिलेमा यानी कि उनको टेंशन हो गई कि कहीं हमारे ऊपर ना दाग दे, तो इससे पहले हम ही दाग देते इनके ऊपर सारी मिसाइल। ठीक है, तो ये अभी इस चक्कर में, सिक्योरिटी डिलेमा के चक्कर में नॉर्थ कोरिया ने इतनी सारी मिसाइलें उतार दी साउथ कोरिया के पास। उसके बाद न्यूक्लियर थ्रेट भी दे रहा है, न्यूक्लियर वार्निंग भी दे रहा है कि अगर नहीं समझे तो न्यूक्लियर वेपन चला देंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, अब इसके रिस्पॉन्स में साउथ कोरिया ने क्या किया, साउथ कोरिया ने भी अपनी 2-3 मिसाइल इनके पास उतार दी। ठीक है, तो बेसिकली टेंशन बहुत हाई हो गए हैं, और टेंशन हाई होने के कारण यहाँ पे जो यहाँ पे आर्टिलरी शॉट्स हैं, वार्निंग शॉट्स हैं, ये एक के बाद एक चलने लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये टेंशन हाई होने के कारण, मिलिट्री ड्रिल्स बार बार होने के कारण यहाँ पे साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया अभी इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में
एक और चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि बहुत खतरनाक सी मिसाइल है। ओके, तो ये आपस में ये टेंशन इसीलिए बढ़ गए हैं। जरा मैप भी देख लो, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का सियोल अभी बहुत न्यूज में था, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैम्पीड हो गया था, और उस दिन पे क्या नाम है उसका, हेलोवीन डे पे, ठीक है, तो स्टैम्पीड हो गया था, इसलिए बहुत न्यूज में था। यहाँ ये कोरिया स्ट्रेट याद रखना, जो जापान से अलग करता है साउथ कोरिया को। इसके अलावा यहाँ नीचे येलो सी है, ऊपर सी ऑफ जापान या ईस्ट सी पाई जाती है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा सेवा की फाउंडर। सेवा क्या है? सेवा जो है साउथ सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन, ये सेवा की फाउंडर और विमेन एम्पावरमेंट की बड़ी एक्टिविस्ट, एक बड़ी गांधीयन थिंकर ईला बेन भट्ट, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, शी वॉज अ वेरी वेरी रिनोन्ड पर्सनैलिटी। ठीक है, कई सारे इन्होंने अवार्ड जीते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण है, ठीक है, सॉरी पद्म विभूषण नहीं है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ये सब प्राइजेस इन्होंने जीते हैं। और विमेन एम्पावरमेंट की काफी बड़ी मिसाल रही हैं ये। ठीक है, राज्यसभा की मेंबर रही हैं, प्लानिंग कमीशन की मेंबर रही हैं। ओके, तो सेवा जो है, सेवा बेसिकली क्या है, सेवा आपको जानना जरूरी है। सेवा को आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विमेन एसोसिएशन है, ये लार्जेस्ट कोऑपरेटिव है हमारे देश में विमेन को लेकर। ठीक है, जिसमें आज की डेट में 2 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स हैं। ठीक है, 18 स्टेट्स में ये काम कर रहा है, नेबरिंग नेशंस तक में काम कर रहा है। इसको आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से तो जोड़ ही सकते हो, पर मोस्टली आप इसको जीएस पेपर 4 एथिक्स से जोड़ सकते हो। ठीक है, एथिक्स से इसको जोड़ोगे आप। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा अभी धीरे धीरे कि कैसे आप ईला बेन जो भट्ट हैं, इनके कैरेक्टर को आप कैसे एथिक्स से जोड़ोगे। तो ईला बेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई है, आप चाहो पढ़ सकते हो। बिगेस्ट वुमेन कोऑपरेटिव इन्होंने स्टार्ट किया था 1972 में। ठीक है, अभी जो है इनका कोऑपरेटिव ऐसा है कि लगभग 2.1 मिलियन पुअर पीपल को, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन को काम दिया है इनफॉर्मल सेक्टर में। इसके अलावा उनका जो ये सेवा ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन का ट्रेड यूनियन की तरह काम करती है। ठीक है, इसमें क्या है, जितनी भी पुअर और सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन है, उनको पैसे अर्न करने का, एम्प्लॉयमेंट का, कंपनी का, इनिशिएटिव्स वगैरह का काम यहाँ पे दिलवाती है। और यहाँ पे डेली वेज के साथ सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी इन विमेन को। ओके, तो यहाँ पे एम यही है कि सेल्फ रिलायंस डेवलप किया जाए अमंग विमेन। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, सिक्योरिटी उनको मिले, और हर तरह से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी मिले। तो इसको आप एथिक्स से कनेक्ट करोगे। ठीक है, इट इज नॉट मच रिलेटेड टू हिस्ट्री, बट इट इज मोर रिलेटेड टू एथिक्स। ओके, एथिक्स इन सोसाइटी कैसे, देखो भाई, एथिक्स में आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, ईला बेन भट्ट। ठीक है, ईला भट्ट या ईला बेन भट्ट जो है, इनका कैरेक्टर को आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो कई जगह पे। एक एग्जाम्पल आप इनका इंटीग्रिटी में यूज कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रिटी क्या होती है, डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज वाचिंग, व्हेन नोबडी वाज स्टैंडिंग फॉर द वुमेन्स राइट एट दैट टाइम, ईला भट्ट वो स्टैंडिंग फॉर द वुमेन। ठीक है, इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी इस सेवा के थ्रू। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का एक बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। ठीक है, जेंडर बेस्ड एथिक्स के लिए, ठीक है, जेंडर बेस्ड एथिक्स के लिए इनका आप नाम ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखो, एम्पथी, एम्पथी के लिए आप इनका एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। वो वुमेन जो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रही थी, उनको देख के उनके प्रॉब्लम को सिर्फ समझा नहीं, उसको कम करने की भी इन्होंने कोशिश करी। तो एम्पथी एंड कंपैशन के एग्जाम्पल में आप इनको यूज कर सकते हो। डेडिकेशन टूवर्ड्स पब्लिक सर्विस में आप इनका नाम यूज कर सकते हो। ठीक है, डेडिकेशन टूवर्ड्स पब्लिक सर्विस में, और इनफैक्ट पब्लिक सर्विस अपने आप में भी इनका एक एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। इमोशनल कोशेंट में इनका आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस वाज वेरी हाई इन हर। ओके, तो यहाँ पे इन सब तरह से आप इनका नाम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी एडेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इसको कनेक्ट करोगे आप। ओके, और यहाँ पे देखो, जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप है, ठीक है, इसको जम्मू कश्मीर के एसटी ट्राइब जो है, एसटी लिस्ट में डाल दिया गया है। तो बेसिकली इसका क्या प्रोसीजर है, पहले तो ये देखो, पहले पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में देखो। पहाड़ी कम्युनिटी जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल वैली में आपको मिलती है। ठीक है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है ये, जहाँ पे राजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है। इसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों है। ठीक है, पहाड़ी कम्युनिटी में हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों आते हैं। जैसे कि आप देखोगे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो है ये पहाड़ी कम्युनिटी में एक साथ आते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी जो है लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है। जबकि भाकरवाल और गुज्जर्स जो है, ये जो है नोमैडिक क्लान है, लेकिन ये हिंदूज हैं या मुस्लिम हैं, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं है। ठीक है, तो बाकरवाल और गुज्जर्स भी हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ की, जम्मू कश्मीर की। वैसे ही अब पहाड़ी कम्युनिटी को भी एसटी ट्राइब में, शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में डाला गया है। अब
देखो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में कैसे डाला जाता है, कोई भी कम्युनिटी को अगर आपको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डालना है तो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से या उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को आपको उनकी तरफ से रिकमेंडेशन होना चाहिए। फिर ये रिकमेंडेशन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास जाएगा, वहां से ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। जब ये सारा अप्रूवल हो जाता है उसके बाद ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास जाता है अप्रूवल के लिए। यहाँ से भी अगर अप्रूवल हो जाता है तो फाइनली जो हमारा सेंटर का कैबिनेट है उसके पास जाता है, ठीक है। तो अभी जब पहाड़ी ट्राइब को इंक्लूड किया गया है एसटी में, एसटी लिस्ट में, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में जम्मू कश्मीर की, तो क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के पहले से तरफ से रिकमेंडेशन आया, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के पास गया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के पास चला गया, अब कैबिनेट के पास जाना बचा है। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब के बारे में हमारे आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है शेड्यूल ट्राइब को इस तरह से कि वो सारी ट्राइब्स जिसको आर्टिकल 342 के अंतर्गत शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डाला गया वो सारी शेड्यूल ट्राइब में आएंगी। अब आर्टिकल 342 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट अपने अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से, प्रेसिडेंट जब किसी स्टेट के अंदर किसी गवर्नर से कंसल्ट करके किसी ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डालेंगे तो उसको फिर यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा तरीका है। अब देखो पहाड़ी ट्राइब जो है ये जम्मू कश्मीर की ट्राइब है जिनको इंक्लूड किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने इसको अप्रूव कर दिया है, इनका इंक्लूजन जो है शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में। लेकिन कुछ ट्राइब्स हैं जो खुश नहीं है, जैसे गुज्जर हैं, भाकड़वाल हैं, ये खुश नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि पहाड़ी ट्राइब को नहीं डालना चाहिए था शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में। ओके, आगे बात करते हैं। Why has फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोज्ड अ कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न? तो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है वही देखो, ये पेज नंबर 17 इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है प्रपोजल वन नेशन वन आईटीआर का, ठीक है, वन नेशन वन आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि आईटीआर फॉर्म जो है एक ही निकाला जाएगा सभी के लिए, ठीक है। अभी क्या होता है, आईटीआर 7 तरीके के आईटीआर फॉर्म होते हैं, अलग अलग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का भी। तो यहाँ पे सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उन्होंने ये रिलीज किया है एक कॉमन आईटीआर फॉर्म, जिसको यहाँ पे रखा गया है पब्लिक डोमेन में कि सभी लोग अपने अपने ओपिनियंस दो। बेसिकली ये वन नेशन वन आईटीआर के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अभी क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है आईटीआर फाइल करना। तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक ही आईटीआर होना चाहिए, ठीक है। अभी 7 तरीके के आईटीआर हैं, अब 7 तरीके के कौन कौन से आईटीआर हैं ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आईटीआर जो है इस तरह से कस्टमाइज किया गया है, ये जो वन आईटीआर है इसको इस तरह से कस्टमाइज किया गया है कि जैसे मान लो अगर मुझे आईटीआर फाइल करना है और कुछ शेड्यूल है जो मेरे काम के नहीं है तो वो शेड्यूल्स मुझे दिखेंगे ही नहीं, ओके। या फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर मेरी तरफ से नो है तो उसके आगे आने वाले सब क्वेश्चन मुझे दिखेंगे ही नहीं। अभी क्या होता है, सारे सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट आईटीआर फॉर्म है ये फाइलिंग रिटर्न्स जो है उसको इजी कर देगा, ठीक है, टाइम कम लगेगा आपको आईटीआर फाइल करने में। और बिजनेस टाइप नॉन बिजनेस टाइप टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग बनाया गया है, ओके। तो बेसिकली वन नेशन वन आईटीआर आपको याद रखना है। अच्छा, जब मैं वन नेशन वन आईटीआर की बात करती हूँ इसी के साथ आपको बहुत सारी दूसरी चीजें भी याद आनी चाहिए, जैसे कि क्या क्या चीजें आपको याद आनी चाहिए। वन नेशन वन डैश, ये मैंने लिख दिया। अब आप सोचो कि वन नेशन वन डैश के आगे हम क्या क्या लगा सकते हैं। जैसे देखो अभी वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम चली थी, ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम चली, ओके। इसके अलावा दूसरा वन नेशन वन कार्ड स्कीम चली, आपको याद होगा वन नेशन वन कार्ड स्कीम भी चली थी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा वन नेशन वन टैक्स स्कीम जिसमें जीएसटी आया था, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स स्कीम चली। वन नेशन वन ये कार्ड का चला था जिसमें मनरेगा के कार्ड, राशन कार्ड के कार्ड, ये सब आ गए थे इसके अंदर एक साथ, है ना। तो इस तरह से वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन नेशन वन ग्रेड, वन नेशन वन सन, ये सब जो स्कीम है ये आपका टैगलाइन हो सकती है आपके मेंस के आंसर्स में, तो इसको थोड़ा याद रखना, ओके। और आज का मैपिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये रहा, बेरिंग स्ट्रेट के बारे में बेसिकली पूछा हुआ है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट के बारे में पूछा हुआ है, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या इंटरनेशनल डेट लाइन इस बेरिंग स्ट्रेट से पास करती है, और दूसरा क्वेश्चन है बेरिंग स्ट्रेट कौन कौन सी कंट्रीज को अलग करती है। तो इस चीज को एटलस में जरूर देखना, ठीक है, वर्ल्ड मैप का जो आपको वर्ल्ड मैप दिखेगा ना एटलस में, उसमें जरूर देख के आना और इसका आंसर जरूर करना। यह है हमारा
ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड देन कम्स द थर्ड क्वेश्चन हियर। थर्ड क्वेश्चन जो है ये है रिगार्डिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम विच आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमीडिएशन टेक्निक। तो बायो रेमीडिएशन के बारे में ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका सही जवाब जरूर देना कमेंट सेक्शन में। एंड द फोर्थ क्वेश्चन कम्स हियर, सीसैट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर भी जरूर देना। ये सब आंसर्स आपको 1 2 3 4 के आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप इसका आंसर दोगे तो आपको, आप एक कॉन्टेस्ट आने वाला है हमारा गिव अवे कॉन्टेस्ट, उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, जो कल के क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको कल के वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन करे हुए आंसर्स आपको मिल जाएंगे, सही आंसर्स। ओके, अच्छा, अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इन सभी आंसर्स के जवाब देने चाहिए कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।